नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। देखिए, हमारा जो आज टॉपिक है वो है वॉइस का। अब हम वॉइस जो टॉपिक है इसको हम बारीकी से समझेंगे कि इसमें किस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें समझने की क्या बात है। देखो, ये जो हमारा टॉपिक है वॉइस, तो वॉइस को हम जब पढ़ रहे हैं तो इसका बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या आप डायरेक्ट उसको मैन वर्ब या फिर वर्ब बोल सकते हैं, और उसके बाद मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये बात तो क्लियर है आपकी कि हम इंग्लिश का जब हम सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, तो उसमें हमको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल आप इन दोनों को एक मान के आप बोल सकते हैं कि सब वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो मैं कहूंगा कि वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज इंग्लिश के वाक्यों को बनाने के लिए जरूरी होती है। तो अब हम यहां चर्चा करते हैं। अब तक हमने आपको देखो सब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो देखो मैं अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊं। तो सब्जेक्ट जो है ये हमारे एक तो हो गया लिविंग, और दूसरा हो गया भाई नॉन लिविंग। अब आप सभी इस बात को जानते हैं कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। तो देखो, लिविंग का मतलब होता है कोई भी जीवित प्राणी, ठीक है भाई, जीवित। और इसका मतलब क्या होता है, निर्जीव, जिसके अंदर जीव नहीं हो। तो आप एक बात देखिए और आप दिमाग में एक बात सोचिए कि जब मैं कोई काम करवाऊंगा किसी से या फिर कोई काम करेगा, तो देखो मैंने कहा कि मैं इस पेन को तोड़ता हूं, तो आप एक बात बताओ कि मुझ में और पेन में जीव किसमें है भाई। नहीं है समझ में। हम दोनों में से देखो आपकी जीव किसमें है, मेरे अंदर है कि नहीं है। तो बताओ मैं जीवित सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अब देखिए, लिविंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जीव हो। अब मैंने मान लो एक बात बताइए आप, मैंने एक लिखा वाक्य, राम फल काटता है, या फिर जैसे मान लो मैं लिखूं राम फुटबॉल खेलता है। ध्यान से देखो भाई, फुटबॉल खेलता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें दो चीज आपको दिखाई देती है, एक तो राम कोई पुरुष है और दूसरा क्या है, फुटबॉल। अब आप एक बात बताइए कि भाई ये जो राम है ये कोई जीवित प्राणी है कि नहीं है, जीवित प्राणी है। और ये फुटबॉल कोई वस्तु है, यानी क्या है, निर्जीव है। ये बात आपके समझ में आ गई। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, यानी वो क्या है, डूअर है, यानी वो क्या है, करता है। क्या है भाई, डूअर है, यानी क्या है, करता है। आप एक बात बताइए कि भाई ये जो राम है ये काम क्या कर रहा है, खेलने का। और जो खेलते हैं तो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल क्या है, एक वस्तु है। अब मैं आपसे कहूं कि फुटबॉल खेली जाती है, फुटबॉल खेली जाती है, तो यहां पे कोई काम कर रहा है क्या, कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि फुटबॉल अपने आप तो खेलती नहीं है, फुटबॉल को कोई खेलता है। तो मतलब फुटबॉल किसी के द्वारा खेली जाती है। तो अब हमको वॉइस पढ़ना है, तो वॉइस में देखो भाई क्या होता है कि दो चीज पे फोकस करेंगे, एक तो जीवित और एक निर्जीव। तो जितने भी आपके निर्जीव सब्जेक्ट हैं या जितनी भी निर्जीव चीज है, उनका आप पैसिव वॉइस, डायरेक्ट ही पैसिव वॉइस बनता है उनका एक्टिव वॉइस बनता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं कहूं कि पेन टूटता है, तो आप एक बताओ ये जो पेन है
ये जीवित है कि निर्जीव है? इसके अंदर जीव नहीं है ना। तो पेन टूटता है तो पेन स्वयं ये रखा हुआ है, ऐसे कैसे टूट जाएगा? क्या नहीं टूटेगा, इसको कोई न कोई तोड़ेगा। तो ये क्या है? निर्जीव। तो निर्जीव का जब भी आप बनाओगे तो वो डायरेक्ट क्या बनेगा? पैसिव वॉइस, क्या नहीं बनेगा? एक्टिव वॉइस। अब देखिए कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां यदि बात की जाए तो वॉइस जो है ये हम दो प्रकार से पढ़ते हैं भाई। एक तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, एक तो हो गया एक्टिव वॉइस, और दूसरा हो गया हमारा पैसिव वॉइस। दूसरा क्या हो गया? पैसिव वॉइस। तो अभी हमने जो जिस टॉपिक को खत्म किया था उसका नाम था टेंस। अब जरा सोचिए, हमने आपको क्या पढ़ाया था आपसे पहले? टेंस। अब टेंस में जितने भी हमने आपको वाक्य बनाए, जितने भी हमने आपको सिखाए, उसमें कोई भी एक जीवित प्राणी होता है जो किसी काम को करता है। समझ में आई बात? कोई भी जीवित प्राणी होता है जो किसी काम को करता है। अब जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस काम को किसी के द्वारा किया जाता है। तो मैं कहूं मैं पुस्तक पढ़ता हूं और मैंने कहा मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इस दोनों में क्या फर्क है? काम तो वही हो रहा है। मैंने कहा मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, और दूसरा कहा पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। इन दोनों में क्या अंतर है कि पढ़ने वाला कौन है? मैं। अब एक में तो कह रहा हूं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं और दूसरे में कह रहा हूं कि पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसी कारण से हमको अब इसका क्या करना है भाई? ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का वाक्य कि इसमें कोई भी जीवित प्राणी किसी काम को करता है और कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें जो ये पुस्तक है ये क्या है? निर्जीव है। तो ये क्या हुआ? हमारा पैसिव वॉइस। अब हम इनके एग्जाम्पल देंगे और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अभी आप देखिए कि किस प्रकार से हम वाक्य को बनाते हैं। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हमने एक्टिव के अंदर आपको एक चीज टेंस में पढ़ाई थी कि भाई यहां आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की जैसे मान लो कितनी फॉर्म है? फर्स्ट है, सेकंड है, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैं अभी हेल्पिंग वर्ब यहां से हटा देता हूं। तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद V1, V2, V3, V4 या V5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब बताइए ये कौन सा वाक्य होगा? एक्टिव वाक्य। एक्टिव वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? एक्टिव वाक्य। तो कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी उनमें से कोई भी फॉर्म लगाते हैं तो कौन सा वाक्य है आपका? एक्टिव। लेकिन पैसिव वाक्य का एक नियम है। तो नियम क्या है कि ये हमेशा, देखो भाई, हमेशा क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट को तो बना देना है सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी एक एक्सिलरी वर्ब, मतलब आप उसको मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब लेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय और प्लस क्या करेंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या मतलब कि सब्जेक्ट को क्या बना देंगे आप? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को क्या बना देंगे आप? ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार से आप पैसिव वाक्य को बना पाते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और एग्जांपल में लिखता हूं कि देखो आई कट द फ्रूट, ठीक है। तो आप ये वाक्य जो देख रहे हैं ये है आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य। किसका वाक्य है भाई? एक्टिव वॉइस का। अब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो इसमें ये जो पार्ट है ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखो द फ्रूट आगे आ गया भाई, ठीक है।
अब यहां आपको कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है। और फिर क्या लगाएंगे, बाई, और फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देखो आई का सब्जेक्टिव केस आई और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। ये भी हम टॉपिक पे अभी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस को आप बनाते हैं। लेकिन अब इसके पहले मैं कुछ प्रोनाउन है जिनके आपको सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस बताता हूं, उनको आप कॉपी में लिखिए। देखिए ये कुछ प्रोनाउन है जिनके हमने तीन केस बताए हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो देखो भाई, आई का सब्जेक्टिव केस आई, पजेसिव केस माई और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। वी का सब्जेक्टिव वी, पजेसिव आर, ऑब्जेक्टिव अस। यू का सब्जेक्टिव यू, पजेसिव योर, ऑब्जेक्टिव यू। ही का सब्जेक्टिव ही, पजेसिव हिज, ऑब्जेक्टिव हिम। सी सब्जेक्टिव, हर पजेसिव और हर ऑब्जेक्टिव। इट सब्जेक्टिव, पजेसिव इट्स और इट ऑब्जेक्टिव। दे सब्जेक्टिव, देयर पजेसिव और देम क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्टिव। अब जरा सोचिए, देखो भाई, आई का मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, हम। यू का मतलब क्या होता है, तुम। ही का मतलब क्या होता है, वह, लेकिन वह किसके लिए, पुरुष के लिए। और सी का मतलब भी क्या होता है, वह, लेकिन किसके लिए, स्त्री के लिए। इट का मतलब क्या होता है, यह, किसी वस्तु के लिए। और दे का मतलब क्या होता है, वे, मैं, मेरा या फिर मुझे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में देखो, मी का मतलब क्या होता है, मुझे। अस का मतलब होता है हमें। यू का मतलब होता है तुम्हें या तुमको। ठीक है, हिम का मतलब उसे। हर का मतलब उसे। इट का मतलब इसे। और देम का मतलब उन्हें। तो ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस चीज को आप समझिए। देखो एग्जाम्पल, मैंने लिखा मैं उसे पीटता हूं। मैं उसे पीटता हूं। मैं उसे पीटता हूं। तो आप एक बात बताइए कि ये उससे की इंग्लिश कहां से लेके आओगे भाई, ये तो मेन बात है। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव केस भी होना जरूरी है। तो मैंने कहा मैं उसे पीटता हूं और इसकी इंग्लिश बनाई, तो एक्टिव वॉइस से कैसी बनेगी, आई बीट हिम। आई बीट हिम, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। ठीक है, अब मैं कहूं वह मेरे द्वारा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये देखो, आई बीट हिम, वह मेरे द्वारा पीटा जाता है। वह मेरे द्वारा पीटा जाता है। तो इसका ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई भाई पैसिव वॉइस वाली कंडीशन। यहां तो देखिए मैं उसे पीटता हूं, यानी कोई डूअर, कोई कर्ता किसी काम को कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे पीटता हूं, सीधा वाक्य हो गया। अब ये जो उससे पीटने का काम है, ये किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा। तो मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, वह मेरे द्वारा पीटा जाता है। अब इसका आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो भाई, यहां क्या है, ऑब्जेक्ट हिम। भाई ये ऑब्जेक्टिव केस तो है, तो आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम। तो आप एक बात बताओ, वह मेरे द्वारा पीटा जाता है, वह मेरे द्वारा पीटा जाता है, इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो हमारा नियम यही तो था,
एक्टिव वॉइस का तो हो गया था हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का हमारा हो गया था भाई ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग के वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस उत्तर को हम देखते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था हमारा हिम, तो हिम को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को इधर लिखेंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस देखिए क्या होगा, ही होगा। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो पहले क्या हो गया, ही। अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को अभी छोड़ दीजिए। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन होती है मेरे भाई, बीटन होती है। उसके बाद क्या लगाएंगे बाय, और फिर देखो यहां पे क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो हमारा ये था इसको आप किस स्थान पर लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो ही बिटन बाय मी, मतलब यहां एक हेल्पिंग वर्ब और आएगी, फिर हमारा वाक्य बनेंगे। तो आइए और हम एग्जांपल देखते हैं। ये सारणी आपको जरूरी है, आप उतारो इसको, ठीक है। तो मैं और एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए एग्जांपल में इसमें विशेष बात यही ध्यान रखो आप कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मैन वर्ब में कोई सी फॉर्म एक्टिव वॉइस के अंदर आ सकती है, लेकिन हमेशा और हमेशा पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले क्या लिख करेंगे हम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो उसका केस मतलब उसकी कंडीशन भी सब्जेक्ट की ही होनी चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मैन और थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखो इधर ये राम जो है ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है इस पे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि वाक्यों को किस प्रकार से हम बनाएं। तो देखिए भाई हमको क्या करना है कि पहले इसमें से ऑब्जेक्ट उठाना है मेरे भाई, पहले क्या उठाना है आपको ऑब्जेक्ट, और जब आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो ऑब्जेक्ट का कौन सा केस लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो देखो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, जो कि हमने आपको सारणी में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब का स्थान खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो फिफ्थ फॉर्म है इसको मेरे भाई थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो फिफ्थ फॉर्म थी कॉल्स और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। अब क्या लगाना है आपको, बाई, क्या लगाना है, बाई, और फिर क्या करना है भाई, फिर करना है आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जैसे मान लो आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस था मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस था अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस था यू, ही का था हिम, सी का था हर, इट का था इट, दे का था देम। अब मैं कहूं आई मतलब मैं, और मी ऑब्जेक्टिव केस में मुझे, वी का मतलब हम, अस का मतलब हमें, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ जो राम है, राम का सब्जेक्टिव केस भी राम ही होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, राम ही होगा, क्योंकि राम का रामू थोड़ी हो जाएगा, राम का क्या रहेगा, राम ही रहेगा। तो देखो आई कॉल्ड बाई, राम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस क्या है, राम ही है। अब मान लो यहां राम के स्थान पर ही होता मेरे भाई, क्या होता, ही, तो ही कॉल्स मी। तो देखो आई, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली है, मैं बताऊंगा कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कॉल्ड बाई, और यहाँ यदि ही होता तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिख देता मेरे भाई, एक मिनट, ही होता तो मैं हिम लिख देता, क्या लिख देता, हिम लिख देता, ठीक है। दूसरे वाक्य पे आइए, दिनेश बीट्स देम। तो देखो ये देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का नियम कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए देखो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे, क्या होगा, देम का दे, ठीक है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, अभी छोड़ दीजिए।
अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, क्या होती है, बीटन। उसके बाद क्या लगा देंगे, बाय, ठीक है। और यहाँ क्या है, दिनेश। अब दिनेश का भी तो ऑब्जेक्टिव दिनेश ही होगा ना, क्योंकि नाम जो होता है उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। तो क्या हो गया, दिनेश, क्या हो गया भाई, दिनेश। अब जैसे मान लीजिए कि यहां दिनेश की जगह मान लो सी होता, तो यहां मैं दिनेश की जगह क्या लिखता, हर लिखता। मान लीजिए दिनेश की सी की जगह मान लो ही होता, तो मैं यहां हिम लिख देता। यहां मान लो क्या होता, यहां होता वी, तो हम लिख देते अस। तो बताइए यहां तक आपके बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम वो इस टॉपिक के अंदर किन किन प्रकार के वाक्यों को बनाएंगे, किन किन टेंस को बनाएंगे, उनके एक्टिव के स्ट्रक्चर क्या होंगे और पैसिव के स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो हम उनको आपको बताते हैं। देखिए, तो हम वो इस टॉपिक में कौन कौन से टेंस को कवर करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट ये हो गया अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव भी कवर करेंगे भाई, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से। और फिर लास्ट में इनका इंट्रोगेटिव भी सबका एक साथ करवाएंगे। कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव इस सूत्र से, ये तो एक्टिव का रहेगा, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, जब पैसिव आपको ये पढ़ाया जाएगा तब इसका पैसिव वाला स्ट्रक्चर लिख दिया जाएगा। परफेक्ट वाला ठीक है, तो इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, इन दोनों को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट ये अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनता है, वो भी। पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसका नेगेटिव कैसे बनता है, वो भी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, इसका अफर्मेटिव ये होगा, इसका नेगेटिव कैसे बनता है, वो भी कवर कराया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट, इनके अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी आपको क्लियर करवाए जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से, प्रेजेंट इंडेफिनेट से, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के वाक्यों का पैसिव वॉइस किस उत्तर से बनाते हैं, इसमें किस प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और इन चीजों को आप नोट कर लिए। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आपको एक वीडियो में कवर कराए जाएंगे। हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हम ले लें। तो ये सारे टॉपिक आपके, और इनके अलावा भी कुछ और नियम है एक्टिव टू पैसिव बनाने के, कुछ और टॉपिक है उन पे भी कैसे बनाया जाता है, तो हम 1 बाय 1 करवाते जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और कॉपी पेन लेकर के बैठो और इन सारी चीज़ों को आप साथ के साथ नोट करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।